टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ये चौथा टेस्ट सीरीज होगा। इसके पहले कल जो अपलोड किया गया था यानी कि वो इसका तीसरा ये टेस्ट सीरीज था और ये चौथा होगा। लेकिन चौथे टेस्ट सीरीज को यानी कि सामान्य अध्ययन का चौथा जो भाग है उसको शुरू करने से पहले कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे जो पिछले वीडियो का है, यानी कि कल जो वीडियो अपलोड किया गया है या उसके पहले जो वीडियो अपलोड किए गए हैं। ये विशेष करके ये प्रश्न कल तीसरे स्टेट का ही है। आप ये सामाजिक विज्ञान में जो सेट किया गया था चौथे टेस्ट सीरीज का वीडियो, तो उसका ये वीडियो है। कमेंट आया था कि ये गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य ये झारखंड में, हमने बताया है आपको, इस बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है, लेकिन उनका कहना था कि बिहार में भी है, ये बिहार में है, लेकिन हमने झारखंड बताया है। तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रश्न है और आप इसको देख सकते हैं। इसमें जो कमेंट किए थे उनका भी कहना सही है। देख लीजिए, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य ये झारखंड में है, मगर उससे पहले ये जो है कि बिहार के गया जिले में भी है, और यही जो इसी नाम से गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य जो है वो झारखंड के कोडरमा जिले में भी हैं। जबकि इस बुक में इसका आंसर ए दिया हुआ है, इसलिए हमने कल इसको तेज़ी में बता दिया। तो अब उस समय ये ध्यान नहीं जाता है कई बार, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते समय आदमी एक अजीब मोशन में होता है, तो उस समय कुछ चीज़ें जो हैं कि वो भूल जाती हैं। तो ये झारखंड और बिहार, इसके लिए दोनों ही ऑप्शन सही हैं। जबकि यहाँ पे दिया हुआ है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इस तरीके से इसका आंसर एक ये भी हो सकता है। यानी कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि झारखंड, ये बिहार हमने बताया था कि झारखंड में है, जबकि ये बिहार में भी है और बिहार के गया जिले में है। जबकि दोनों यहाँ पे ऑप्शन है, तो इस तरीके से इसका आंसर तो उपयुक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है। ये एक प्रश्न था। और दूसरा इसका प्रश्न है कि दूसरा इसका जो प्रश्न है, एक ये प्रश्न है, इसका भी कमेंट आया हुआ था कि ये निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। तो ये तो काफ़ी आसान है और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। इसको हमने लोनार झील कल आपको बताया था, जो कि ऑप्शन ये सही भी है। तो इसमें जो ऑप्शन बताया गया है आपको लोनार झील, ये बिल्कुल ही सही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और आप यहाँ से इसका डिस्क्रिप्शन, इसका यहाँ से डिस्कशन देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये लोनार झील एक गड्ढे से बनी है और जिसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ था। लोनार झील ये महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित हैं और लोनार झील खारे पानी की झील भी हैं, यहाँ से देख सकते हैं। लोनार झील का निर्माण ये देख सकते हैं कि प्लीस्टोसिन काल में हुआ था। तो इस तरीके से ये संबंधित इससे कुछ तथ्य हैं। और अब आइए देखते हैं इसके चौथे टेस्ट सीरीज को, जो सामान्य अध्ययन का है। अब देखिए, चौथे टेस्ट सीरीज का पहला ये प्रश्न है, यानी कि भारतीय मानक समय की यामनोत्तर, यानी कि जो भारतीय मानक समय रेखा है निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती हैं। ऑप्शन आपके सामने है, क्योंकि ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे, समय ज़्यादा लग जा रहा है। और यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें से इसका आंसर होगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके लिए राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसका कारण है कि भारतीय जो मानक रेखा है वो एक से अधिक राज्यों से होकर के गुजरती हैं। हम जानते हैं कि भारतीय मानक से जो रेखा है, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम भारतीय मानक से रेखा के रूप में जानते हैं। और भारतीय मानक रेखा जो हैं ये कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरती हैं। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो ये 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और भारतीय मानक जो समय रेखा है वो ग्रीनविच समय रेखा से कितना आगे है, ये आपको बताया गया था, यानी कि ये 5.5 घंटा आगे हैं। और इसके विषय में एक ये भी बातें हैं कि जो 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामनोत्तर रेखा कहते हैं, जो लंदन के ग्रीनविच से होकर के गुजरती हैं। इस तरीके से एक और इससे संबंधित बातें हैं, देशांतर रेखाओं से संबंधित हैं कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगता है, तो ये लगता है 4 मिनट का। यानी कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और ग्रीनविच से पश्चिम दिशा की तरफ जाने पर प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का समय घट जाता है। जबकि वहीं अगर हम पूर्व दिशा की तरफ जाते हैं तो 4 मिनट उसमें से बढ़ जाता है। ठीक है। और इसके बाद अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य समूह की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश से किसकी सीमा नहीं मिलती है। ऑप्शन आप सी को देख रहे हैं ना, यहाँ से त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर, ये ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती हैं। त्रिपुरा एवं मिजोरम की सीमा बांग्लादेश से लगती हैं, लेकिन मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती हैं। तो इस तरीके से चूँकि यहाँ पे मणिपुर इसमें शामिल है, इस तरीके से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जा रहा है। तो यानी कि ये समूह का नाम था, अगर पहले हमने पढ़ा तो कन्फ्यूज मत होइएगा। त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर, ये इस समूह की जो राज्य हैं इसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। अब इसमें देखा गया है कि त्रिपुरा और मिजोरम ये दोनों जो राज्य हैं वो बांग्लादेश से लगते हैं, लेकिन मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। और इसका अगला प्रश्न है कि पूर्वी घाट के निम्नलिखित में से कौन पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। यह नेक्स्ट प्रश्न है।
तो इसका सही जवाब देख सकते हैं, और इसमें से भी इसका ऑप्शन यानी कि यहाँ पे डी दे रहा है, यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होंगे। कारण है कि देखिए इसमें जो जवारी पहाड़ी हैं और सेवराय पहाड़ी पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं जो तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं, यानी कि इसमें से दोनों ही ऑप्शन सही हैं। और इस तरीके से हम यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं कि एमसीटी जो है, जिसका पूरा नाम है यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, निम्न में से किसके बीच में अवस्थित है। 34वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि ये बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच में स्थित हैं। ट्रांस हिमालय एवं बृहद जो हिमालय है, जिसे महान हिमालय भी कहते हैं, ये इसके बीच में स्थित है। यानी कि ट्रांस हिमालय जो है वो एवं बृहद हिमालय के बीच में कौन सा स्थित है, तो ITSH जो है वो स्थित है। फिलहाल इसका प्रश्न का सही जवाब यानी कि हो जाएगा, आपको याद रखना है, यानी कि सिर्फ इसका 2 बी आंसर सही है। और इसका 35वां प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि भारत में निम्नांकित रामसर स्थल एवं संबंधित राज्यों में कौन सुमेलित है। ये देखना है कि यहाँ जो एक तरफ रामसर स्थल है और दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य हैं, तो इनमें से कौन सुमेलित हैं। तो देख लीजिए इसका आंसर इसमें से ई हो जाएगा, यानी कि इस उपयुक्त में से कोई नहीं जो है कि इसका भारत में रामसर स्थल एवं संबंधित राज्य के रूप में सुमेलित हैं। क्योंकि देख लीजिए जो केलोरी झील दिया हुआ, केलोरी झील हमने कल ही पढ़ा था, यानी कि ये आंध्र प्रदेश में है, जबकि यहाँ पे दे रहा है केरला, ये भी गलत है। इसके बाद से जो है कि रुद्र सागर झील है, ये त्रिपुरा में स्थित है, जबकि यहाँ पे असम दे रहा है, ये भी गलत। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो बेवानंद जो आर्द्र भूमि है ये केरला में है, जबकि यहाँ पे तमिलनाडु दे रहा है। तो इस तरीके से इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है। और नेक्स्ट है कि जूट से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। जूट से संबंधित यानी कि जो जूट की जो फसल होती हैं उसके संबंध में बताना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सभी जो तथ्य यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो सभी सही हैं, क्योंकि जूट एक अखाद्य खरीफ फसल है और जूट के लिए जो है कि जो आवश्यक तापमान है वो 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो इसमें जो ऑप्शन दे रहा है, यानी कि इसके अनुसार से यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब है, यानी कि 1, 3 और 4 ये इसमें से तीनों ही ऑप्शन इसके लिए सही हैं। जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु यानी कि इसको हम गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और आप ये भी जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल, असम और बिहार जूट उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। बिहार की जहाँ तक बात करें, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि बिहार में जो पूर्णिया ज़िला है वो जूट उत्पादन में राज्य का सबसे प्रमुख जिला है। और इसका अगला प्रश्न है कि माजुली नदी द्वीप जो है वो भारत के किस राज्य में है। असम इसके लिए सही जवाब होगा, यानी कि जो माजुली द्वीप हैं वो असम राज्य में स्थित हैं और ये किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। और आप जानते हैं कि असम की नदी ब्रह्मपुत्र जो है कि प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। और 2016 में माजुली द्वीप को जिला का दर्जा, माजुली जो है वहाँ जो स्थान है उसको जिला का दर्जा भी दिया जा चुका है वहाँ पे। और अगला प्रश्न है कि गंगा के मैदानी क्षेत्र की जलवायु कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के किस वर्ग में आता है, ये बताना है। यानी कि इसका सही जवाब है कि गंगा के जो मैदानी क्षेत्र की जलवायु है, कोपेन में जो जलवायु समझौता हुआ था या जो सम्मेलन हुआ था उसके वर्गीकरण के आधार पर उसको CWG यानी कि इस प्रकार का एक के अंतर्गत उसको रखा गया है। और सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, यानी कि भारत के जो कर्क रेखा के उत्तर का जो अधिकांश भाग हैं वो कोपेन यानी कि CWG प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। और ये कर्क रेखा के उत्तर का हिस्सा था जो इस क्षेत्र में आता है, जबकि आप वहीं पे देखेंगे कि भारत के कर्क रेखा का जो दक्षिण का अधिकांश भाग है वो कोपेन के AW यानी जो यहाँ पे है AW प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। और CWG जो है ये ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो रहा है। तो उसके विषय में जान लीजिए कि CWG प्रकार की जो जलवायु हैं अर्थात शुष्क है, शीत और ऋतु माने शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार की जलवायु होती है। तो इस तरीके से हम, और भारत का जो अधिकतर क्षेत्र है वो कोपेन के CWG प्रकार की जलवायु के अंतर्गत ही आता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसका अगला प्रश्न है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्र की उपस्थिति लगभग कितना प्रतिशत है। ये 39वां प्रश्न है और इसमें बिहार की बात पूछ रहा है। तो बिहार में जो भारत का जो वन रिपोर्ट है यानी कि 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों की जो उपस्थिति है तो आप जान सकते हैं कि उसमें मात्र 8% उसकी उपस्थिति है, यानी कि 7.84 लगभग में 8% हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन में वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन ई राइट आंसर है। और यानी कि बिहार में जो
अति सघन वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो ये बिहार में जो अति सघन वन क्षेत्र हैं वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र कितना है? तो 0.35% है, काफ़ी कम है। और बिहार में मध्यम सघन वन का जो क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र है, मध्यम जो सघन वन है वो 3.46% है। और बिहार में जो खुला वन क्षेत्र है वो टोटल का यानी कि टोटल क्षेत्रफल का 3.94 है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 2019 से 21 का जो रिपोर्ट है बिहार के वन क्षेत्र में लगभग कितने की वृद्धि हुई है? तो वो मात्र 1.03% की वृद्धि हुई है। और इसका अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के प्रवर्तक यानी कि गुरु नानक देव जी के जन्म से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? 40वां प्रश्न है। और आप देख सकते हैं कि सिखों के जो धर्म प्रवर्तक यानी कि जो गुरु नानक देव हैं उनका जन्म जो हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था, तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। ये भी ऑप्शन सही है और तलवंडी भी सही है, यानी कि ऑप्शन दूसरा जो ऑप्शन है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इनमें से ऑप्शन 1 से अधिक इसके लिए सही जवाब हैं। और गुरु नानक देव जी की जो मृत्यु हुई थी वो 1539 ईस्वी में हुई थी, ये करतारपुर में हुई थी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसमें से सभी ऑप्शन जो है कि उनसे संबंधित हैं और इस तरीके से डी इसके लिए राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन इस शर्त पर बंगाल का गवर्नर जनरल बना कि गवर्नर जनरल के साथ साथ प्रधान सेनापति की शक्ति भी वह धारण करेगा? इस शर्त पर किसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने हैं और आप देख सकते हैं। और इसका सही जवाब क्या हो सकता है? ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन में नाम है। इसका सही जवाब यानी कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था वो इसके लिए सही जवाब होगा। कॉर्नवालिस ने यह शर्त रखी थी कि आवश्यकता पड़ने पर वह गवर्नर जनरल की काउंसिल के बहुमूल्य यानी कि बहुमत को भी नकार सकता है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में ने उसको 1786 में एक्ट बना करके गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति का भी अधिकार उसको दिया था। तो अब उसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1786 से लेकर के और ये 93 तक रहा था, यानी कि 7 सालों तक वो अपने कार्यकाल में रहा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसे लोकहितवादी यानी कि उपनाम से भी जाना जाता है? 42वां प्रश्न है और सही जवाब इसके लिए है कि गोपाल हरि देशमुख जो हैं इनको इस नाम से जाना जाता है। और इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। और ये क्या थे? तो ये 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक थे और उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में तथा और जाति प्रथा के विरोध में काफ़ी जागरूकता अभियान चलाया था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हम देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया हुआ है। और नेक्स्ट है कि बंगाल में धर्म सभा नामक संगठन के संस्थापक कौन थे? 43वां प्रश्न है और इसका सही जवाब यानी कि राधाकांत देव थे ये। और ये 1830 में कोलकाता में धर्म सभा को स्थापित किया था और ये भी सामाजिक सुधार से संबंधित हैं। और ये जो है कि हिंदू समाज के पारंपरिक नियमों और मान्यताओं पर कुठाराघात कर रहे थे, यानी कि ये सामाजिक सुधार के उन कदमों के विरुद्ध थे जो हिंदू समाज के पारंपरिक नियमों और मान्यताओं को कुठाराघात कर रहे थे। और इस तरीके से ये जो है कि राजा राम मोहन राय के सुधार आंदोलन के विरुद्ध भी थे। और इसका अगला प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं 44वां प्रश्न है कि निम्न को कालक्रम के आधार पर पहले से बाद के क्रम में बताएं, यानी कि पहले से बाद के क्रम बताना है। पहले जो घटना है उसको पहले रखना है, उसके बाद से उसको बाद में रखना है। तो इसका सही कालक्रम यानी कि पहले से बाद के क्रम में है। तो सबसे पहले यानी कि नेहरू रिपोर्ट जो है, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? तो आप जान सकते हैं कि 1928 में। जीना का जो 14 सूत्री मांग था ये 1929 में आई थी, ये 28 हो गया। और सॉरी, जीना की यहाँ पे आगे दिया हुआ ये 29 होगा। और जो गांधी की जो 11 सूत्री मांगे थी जो गांधी इरविन समझौते के तहत हुई थी तो ये 1930 में हुई थी, लास्ट वाला यानी कि। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका सही कालक्रम क्या है। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यानी कि पहले दूसरा है नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद से पहला यानी कि जीना की सूत्री जो 14 सूत्री मांगे थी, और उसके बाद तीसरा है यानी कि गांधी की 11 सूत्री मांगे। तो इस तरीके से हम अगले प्रश्न की ओर अब चलते हैं और देखते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है कि 1857 के क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा कहाँ किया गया था? ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह में। आप इसमें से और भी ऑप्शन है उसके विषय में देख सकते हैं। कानपुर में कौन किया था? तो कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब कर रहे थे, जबकि जो फतेहपुर है इसमें विद्रोह जो है कि अजीमुल्लाह ने किया था। और इस तरीके से झांसी में हम जानते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, जबकि इलाहाबाद में कौन किया था? तो लियाकत अली के द्वारा किया गया था। और अब बिहार में हम बात करें अपने बिहार में, तो बिहार में 1857 के विद्रोह
का नेतृत्व कर रहे थे बाबू कुंवर सिंह, जो आरा यानी कि जगदीशपुर गांव के थे। फिलहाल हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी घटनाओं में से काकोरी कांड कब घटित हुई थी? 1925 को हुई थी, यानी कि 9 अगस्त 1925 को हुई थी ये घटना, और जिसके तहत जो है कि सरकारी खजाने को लूटा गया था, और इसमें अनेकों जो है कि आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। और इसमें मुख्य रूप से राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह को फांसी दे दी गई थी। और हाल ही में ये करंट अफेयर से भी संबंधित मामला है, आप समझ सकते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार जो है काकोरी कांड का नाम बदल करके अब उसका नाम क्या कर दिया है, तो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। यानी कि आप इसको ध्यान में रखेंगे, इसका नाम हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। तो काकोरी इसमें जोड़ लीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन को के नाम से जाना जाता है काकोरी कांड को। और इसका अगला प्रश्न है कि आज़ाद दस्ता, ये अगला प्रश्न है कि आज़ाद दस्ता प्रथम बार उसका गठन कहाँ किया गया था, ये अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब है, यानी कि आज़ाद दस्ता का प्रथम बार गठन जो किया गया था ये नेपाल में किया गया था। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। और भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होते ही जयप्रकाश नारायण को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जब हजारीबाग सेंट्रल जेल में भेज दिया था, तो 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात में जयप्रकाश नारायण जो हैं अपने साथियों के साथ थे, यानी कि उसमें रामचंद्र मिश्र थे, योगेंद्र शुक्ला और गुलाब चंद्र गुप्त के साथ जो है कि वो जेल से उसकी दीवारों को एक तरीके से रस्सी से फांद करके भागने में सफल रहे थे। और वहीं पर वो जयप्रकाश नारायण जेल से भाग करके नेपाल चले गए थे, और वहीं पे उन्होंने इस आज़ाद दस्ते की स्थापना की थी। ये प्रश्न बीपीएससी सिविल में भी कई बार पूछा गया है, यानी कि बीपीएससी पीटी में आ चुका है ये प्रश्न। और नेक्स्ट है कि गांधी जी को पहली बार बिहार लाने वाले राजकुमार शुक्ल की जन्मस्थली यानी कि वर्तमान में बिहार के किस जिला में है? ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है कि राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर ही गांधी जी आए थे। तो पूछा है कि उनकी जन्मस्थली यानी कि राजकुमार शुक्ल की जन्मस्थली कहाँ है? तो देखिए मुरली भरहवा गाँव जो है ये पश्चिम चंपारण में है, और वहीं पर राजकुमार शुक्ला का जन्म हुआ था 1875 ईस्वी में। तो इस तरीके से, और इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो 20 मई 1929 को हो गई थी। और इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसका अगला प्रश्न यानी कि पूर्वी चंपारण इसका जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि विधान परिषद की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 49वां प्रश्न है, और इसका जो यानी कि विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 171 में। इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा। और जबकि अनुच्छेद 170 जो है ये विधानसभा की संरचना का उल्लेख करता है। वहीं आप अगर 172 की बात करेंगे तो ये राज्य के विधानमंडल के सदनों की अवधि का उल्लेख करता है। और जब किसी से संबंधित जो 173 हैं वो बिहार विधानमंडल की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए उसका उल्लेख करता है। और इस तरीके से अनुच्छेद 174 में आप देखते हैं कि राज्य के विधानमंडल के सत्र अवसान और विघटन से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। जबकि 175 जो है वो राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन या सदनों में राज्यपाल के अभिभाषण और उसके संदेश भेजने के राज्यपाल के अधिकार का उल्लेख करता है। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये 50वां प्रश्न है, और 1988 इसके लिए सही जवाब होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि, और इसका मुख्यालय कहाँ है? यानी कि हम जो है कि बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और यह वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत प्रतिभूति मामले का एक जो है कि नियामक संस्था है। तो सही जवाब इसका 1988 था। और इसके बाद अब अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि ये यहाँ से देखिए, अब ये मैथ के प्रश्न शुरू हो रहे हैं, जो कि हमने कल भी आपको बताया था कि मैथमेटिक्स के प्रश्नों को यहाँ पे हल करना उतना आसान नहीं होता है, या फिर टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए मैथमेटिक्स के प्रश्न और उसका सॉल्यूशन हमारे जो टेलीग्राम का जो चैनल है वहाँ पे अपलोड किया जाता है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और उसका लिंक कहाँ आपको मिलेगा? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और या मैं फिर से कमेंट में उसका लिंक जो है कि दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन करके और इसका सॉल्यूशन और प्रश्न देख सकते हैं। तो आइए यहाँ से देख सकते हैं। अब इसमें आप चाहें तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको, देख लीजिए। इसमें 51 है, इसका आंसर सी है। 52 का आंसर भी सी होगा। और इसमें जो 53वां प्रश्न है, 53 प्रश्न का जो ऑप्शन भी इसमें से सी होगा, यानी कि इसमें तीनों का ऑप्शन सी है। इसका जो 54वां प्रश्न है, 54 का ऑप्शन ए है। और इस तरीके से 55 में देख लीजिए, इसमें त्रिभुज गिनना है और त्रिभुज की संख्या इसमें कितनी है, तो 55वां में भी इसमें ई है, यानी कि इसमें ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है। त्रिभुजों की कुल संख्या यानी कि इसमें से 22 दी गई है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि
ये बताना है। 56वां प्रश्न है और इसका आंसर इसमें ऑप्शन बी है, जबकि 57 प्रश्न है इसका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, और 58वां जो प्रश्न है ये इसका भी आंसर इसमें से सी दिया हुआ है। तो इस तरीके से देखते हैं इसका अगला प्रश्न, यानी कि जो यहाँ से फिर देखते हैं कि ऑक्टेक्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है। ये 59वां प्रश्न है और ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब, यानी कि आयरन जो है उसमें सही जवाब इसका होगा। इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि कारों, ट्रकों और बुलडोजरों के टायर में ट्रेड क्यों बनाए जाते हैं। इसका ऑप्शन आप सुन सकते हैं। इसमें ट्रेड क्यों बनाया जाता है, तो घर्षण को बनाने के लिए बनाया जाता है, और ये इसलिए बनाया जाता है ताकि सड़क पर उनका बेहतर पकड़ जो है कि प्रदान हो, और ताकि जब किसी पिंड को अन्य पिंड पर गतिमान किया जाता है तो गतिमान जो पिंड या गतिमान करने का प्रयास किया जाता है तो उनके संपर्क तलों के मध्य क्या होता है कि एक बल काम करता है जो एक दूसरे के सापेक्ष गति का विरोध करता है, और इसे ही घर्षण कहा जाता है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि घर्षण को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, यानी कि कारों, ट्रकों और बुलडोजरों के टायर में ट्रेड बनाए जाते हैं। और इसमें 61वां प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा तथ्य सुनामी से संबंधित है। सुनामी से संबंधित इनमें से कौन सा सत्य है, इसमें से कौन सा संबंधित है। तो देख लीजिए इसमें जो है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन इसमें सही आपको लग रहा है। देख लीजिए, पहला ये कि यह महासागर में होने वाली एक प्राकृतिक घटना है, ये भी सही है। और इसका अगला ऑप्शन इसमें है कि इसके होने का मुख्य कारण क्या है, तो भूकंप है, यानी कि समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है तो ये सुनामी का रूप ले लेता है। इसमें से 2 ऑप्शन सही मिल रहे हैं, यानी कि बी और सी दोनों, यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा। और सुनामी के विषय में हम जानते हैं कि सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो ये जापानी भाषा का एक शब्द है, आप ये भी जान सकते हैं। नेक्स्ट है कि चुंबकीय फ्लक्स, ये साइंस का प्रश्न है, फिजिक्स का प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है या उसकी इकाई क्या होती है। ये 62वां प्रश्न है और सही जवाब इसका है कि उसको वेबर के नाम से जानते हैं। इस तरीके से अब इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसी तरह से आप देख सकते हैं चुंबकीय जो इंडक्शन होता है उसको टेस्ला के नाम से भी जानते हैं। चुंबकीय अगर फ्लक्स दिया है, अगर इंडक्शन पूछेगा तो आपको बताना होगा कि चुंबकीय इंडक्शन का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है, जबकि चुंबकीय तीव्रता जो होती है उसको एम्पियर प्रति मीटर में मापते हैं। और इस तरीके से जो प्लांक नियतांक होता है उसको जूल सेकंड में मापा जाता है, और ज्योति फ्लक्स है जिसको ल्यूमेन में मापते हैं, जबकि विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। और इसका 62वां इसका अगला प्रश्न यानी कि 63 है कि इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, और जो विकल्पों में जो दिया हुआ है यानी कि इसमें से किसी का भी समस्थानिकों का उपयोग कैंसर के उपचार में नहीं होता है। कैंसर के उपचार के लिए हम जो है कि कोबाल्ट के, यानी कि जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग करते हैं, जिसका संकेत CO होता है। तो आप देख सकते हैं इसको। आप अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है हमसे भी कुछ गलतियां हो जाए कभी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि तो फिलहाल इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर ई है, और इसका सही आंसर यानी कि कोबाल्ट होना चाहिए था। अगला प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि ये अगला प्रश्न है कि एनोडीकरण की प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। एनोडीकरण की प्रक्रिया में जो उपयोग किया जाता है, यानी कि जो H2SO4 यानी कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका उपयोग करते हैं। और हम इसके बाद से आगे चलते हैं और देखते हैं इसको कि नवजात बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। नवजात जो बच्चे होते हैं उनके शरीर में कुल 300 हड्डियां होती हैं। और अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आप ये भी जान सकते हैं। अस्थियों में ओसिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। ओसिन, ये नाम याद रख सकते हैं, ये हड्डियों में पाया जाने वाला प्रोटीन है। और आप इसको देख सकते हैं कि मानव शरीर के हाथ में सबसे अधिक अस्थियां होती हैं। मानव शरीर के सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है, तो वो कौन सी होती हैं, तो जबड़े की हड्डी होती हैं, सबसे मजबूत होती हैं। और देखिएगा गर्दन की हड्डियों में, गर्दन में देखा जाए तो गर्दन में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 7 हैं। और इस तरीके से मेरुदंड जो होता है उसमें हड्डियों की संख्या जो है, जो यानी कि जो बैकबोन होता है, तो उसमें 33 जो है कि कुल हड्डियाँ होती हैं। और सबसे छोटी हड्डी जानते हैं कि उसमें स्टेपिज यानी कि जो कान की हड्डी है। और जांघ की हड्डी को हम किस हड्डी, जांघ की जो हड्डी होती है उससे फीमर भी कहा जाता है। तो ये कुछ संबंधित चीज़ें थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पौधे की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पौधे की वृद्धि को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो देखते हैं कि पौधे की वृद्धि को मापने का जो उपकरण बनाया गया था जिसको किस्कोग्राफ के नाम से जानते हैं। और ये किस्कोग्राफ किसने बनाया था, तो जगदीश चंद्र बसु का नाम सुना होगा, जो भारतीय वैज्ञानिक थे और उन्होंने इसका खोज किया था। और
जबकि इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बोलोमीटर, बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है उसमें विकिरण को मापने के लिए। और इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है क्रोनोमीटर, तो इसका उपयोग होता है पानी के जहाज़ों में सही समय का पता लगाने के लिए। और इस तरीके से हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न कि भारत की पहली क्षेत्रीय यानी कि AI न्यूज़ एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया था। और इसका सही जवाब है यानी कि इसका जो 67वां प्रश्न है तो इसको लिसा को उड़ीसा से लॉन्च किया गया था। और इस तरीके से इसका सही जवाब उड़ीसा हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना की शुरुआत की है। लाडली बहन ये किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश इसके लिए सही जवाब होगा। और इस योजना के अंतर्गत 21 साल से 60 साल तक की उम्र की जो महिलाएं हैं उसको कुछ निश्चित शर्तों के साथ हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। और इस लाडली बहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना यानी कि उनको सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना है और परिवार के फैसलों में उनकी भूमिका को भी बढ़ाना इसका मुख्य मकसद है। जबकि निपुण बिहार योजना का संबंध शिक्षा से संबंधित है, यानी कि बिहार में जो निपुण बिहार चला है उसका संबंध शिक्षा से है। आओ बिहार योजना ये भी बिहार की योजना है और इसका उद्देश्य है नई औद्योगिक इकाई और तकनीकी संस्थानों की स्थापना और निवेश को प्रोत्साहित करना। तो इस तरीके से और एक और जो है कि योजना है यानी कि आपकी बेटी योजना, आप याद रख सकते हैं आपकी बेटी योजना, ये कहाँ की सरकार की ये जो है कि पॉलिसी है यानी कि योजना है आपकी बेटी, ये राजस्थान की सरकार का है। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। राष्ट्रमंडल जो खेल हुआ था इसमें भारत ने कुल जो है कि 22 स्वर्ण पदक जीते थे और इसमें भारत ने कुल जो है कि 61 स्वर्ण पदक जीता था, जिसमें 22 जो है कि सिर्फ गोल्डन थे और इसमें 22 गोल्डन हो गए। उसके बाद से देखिए 16 जो है कि वो रजत था यानी कि सिल्वर और इसमें जो 23 जो था वो कांस्य पदक था यानी कि वो था तांबा यानी कि सीयू था। तो कुल 61 थे, 22 जो है कि स्वर्ण थे, 16 रजत थे और 23 जो है कि उसमें से कांस्य पदक थे। तो और आप ये काम कर दीजिएगा कि राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे ये बता दीजिएगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूँ उसमें, चूँकि आधा अधूरी बातों में बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऑप्शन में अगर आपको जानकारी है तो आप ऑप्शन में इसको ज़रा लिख दीजिएगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। ये अगला प्रश्न है। राष्ट्रमंडल खेल कुछ हमको कंफ्यूज हो रहा है, मैं 2-3 नाम याद आ रहे हैं, गलत ना बता दें इसलिए मैं चुप हो जा रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2023 में किसे दिया गया है, तो इसमें देख सकते हैं इसमें एक ऑप्शन है यानी कि जो नॉर्वेजियन लेखक थे यानी कि जॉन फांसे, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में देखिए दिया हुआ है और इसका सही जवाब है इनको जो है कि वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इस तरीके से ये हम देखते हैं यहाँ से कि साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार होता है वो स्वीडिश अकादमी यानी कि स्टॉकहोम के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये हमारा चौथा टेस्ट सीरीज था सामान्य अध्ययन के लिए। आगे के वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड होंगे, आप अपना साथ बनाए रखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करें क्योंकि लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं। और कमेंट में अपने सुझाव दीजिएगा। अगर कोई किसी क्वेश्चन का अगर आपको लगता है यानी कि प्रश्न का जवाब अगर गलत है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन नंबर लिखें, क्योंकि ऐसे आप कमेंट करते हैं तो उसमें फिर ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी होती है। आप क्वेश्चन नंबर डालिएगा, जो सोल्यूशन होगा उसको बताया जाएगा, या अगर गलत होगा तो उसको भी सुधारा जाएगा। इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है।